हम्म। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मदर्स लाइफ। जैसे कि आपको इकोलॉजी का जो हमारा टॉपिक चल रहे थे उसमें हम आगे बढ़ाएंगे आपको। तो ग्रीन हाउस के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में कुछ बातें बताई थी, और ग्रीन हाउस गैसेज के नाम भी आपको हमने बता दिया कि कौन कौन सी गैसेज जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज में काउंट की जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो ग्रीन हाउस का बना हुआ है वो बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वरना अगर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं मंडराता हमारे ऊपर तो हम कभी भी ग्रीन हाउस गैसेस को लेके कोई हम बात ही नहीं कर रहे होते। जब एनवायरमेंट में, जब हमारे वातावरण में, हमारे जलवायु में गर्मी बढ़ने स्टार्ट हो गई, हीट बढ़ना स्टार्ट हो गई, ग्लेशियर्स मेल्ट होने स्टार्ट हो गए, सी लेवल का जो लेवल है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए, तो हमारा थोड़ा ध्यान गया कि भाई आखिरकार दिक्कत क्या है। हमारे साथ मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? शुरुआत से स्टार्ट हुई। हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह हमको मिला दुनिया में, और मिलने के बाद हमने सोचा कि इनका क्या यूज है। हमने देखा उनमें आग, वो आग पकड़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन को हमने बढ़ावा देना स्टार्ट किया कि क्यों ना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिया जाए। तो इंजन बनना स्टार्ट हुआ, पेट्रोल डीजल का यूज होना स्टार्ट हुआ। हम बहुत खुश थे। पर ध्यान रखना, हर खुशी अपने साथ कुछ दुखों को सिमट के लेके आती है। अगर आप खुश है तो इसका मतलब है कोई ना कहीं कुछ दुखी भी आप हैं। ठीक है ना? दिन के बाद रात भी होती है। हमने उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया। इसलिए लोग, हमारे जो बड़े पूर्वज, हमारे जो, हम जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस लोगों के बीच में हम रहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी कोई काम करो तो काम करने से पहले उसके हम ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकती हैं, उसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो जब हमने इस पे ध्यान नहीं दिया और हमने सीधा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बड़े मजे से जिंदगी ऐशो आराम में कट रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज बड़े मजे में रह रही थी। हम धीरे धीरे स्तर बढ़े थे। बहुत अलग बात है कि अब इंडिया ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में दुनिया में बहुत 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 आगे बढ़ चुका है। हर इंसान यहाँ पे, हर घर में कहीं ना कहीं, मोस्टली घरों में अब व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कार, ट्रक, बस, जो भी मतलब जैसे हैं वो हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हर कंपनी, वर्ल्ड की हर कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है, यहाँ पे अपनी गाड़ियों को बेचना चाहती है। ये अब की बात है। लेकिन जब पेट्रोल डीजल जलना स्टार्ट हुआ तो इसमें धुआं बाहर निकलने लगा। धुएं में CO2 थी, CO थी, और भी मैथेन वगैरह बहुत सारी गैसेस थी। वो धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हुई। हमारा ध्यान तब भी नहीं था, हम आराम से, क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत आती है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, और जब उस कंफर्ट जोन में कोई आके पिंच करता है कि भाई तुम कंफर्ट जोन में हो, लो खड़े हो जाओ यहाँ से, तो हमको लगता है कि यार अब क्या करें। जब हमको लगा कि यार हमारे जो बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जहाँ बहुत सर्दियां हैं, ठंड पड़ती है, वो लोग उसके हैबिचुअल हैं, वो उसी सर्दी में रह पाएंगे। बट उनको महसूस हो गया गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है, पहले के बजाय अब टेम्परेचर ज्यादा होने लग गया है। इंडिया तो पहले से ही गर्मियों में उष्ण कटिबंध में आता है, तो और ज्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे तो और हालत खराब होती जा रही है। और ऐसा तो अभी हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया कि इस बार राजस्थान में ऐसी भयंकर लू पड़ेगी कि हम लोग, हमारे वो बर्दाश्त के लायक भी नहीं हो पाएगी, हम उसको बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो मतलब दिक्कत आना स्टार्ट हो गई। फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो गई, फिर ये पता चला कि क्यों आ रही है, तो उसके पीछे पता चला कि जो हम यूज कर रहे हैं, जो इंसानों ने अपने बौद्धिक सुख सुविधाओं के बढ़ाने के चक्कर में जो ये सब चीजें उन्होंने की हैं लाइफ में, ये सुख सुविधाएं जो हैं वो अब उनके साइड इफेक्ट होने स्टार्ट हो गए। एक्चुअल में क्या है कि हमें जो नेचर से मिला है, अगर हम उसी नेचुरल चीजों से हम चीजें काम कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं है। इंसानों ने खुद के द्वारा जो चीजें बनाई हैं वो हमारे लिए साइड इफेक्ट बन रही है, वो हमारे लिए एक दिक्कत का एक सबब बन रहा है, कारण बन रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में हमने आपसे बात की थी। ग्रीन हाउस कहाँ से आया था इसके बारे में हमने बात की है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने बात की है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं। तो मौसम वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, हर 100 सालों में अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, हर 100 सालों में। मतलब हर एक सेंचुरी के बाद अर्थ का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो
0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाया करेगा और इससे बड़ी दिक्कतें होना स्टार्ट होंगी। फिर हम एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। फिलहाल अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर हम मानते हैं कि पृथ्वी का खुद का औसत तापमान कितना है, वो लगभग 15 से 17 डिग्री सेल्सियस माना गया है। अर्थ की सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ की सतह की बात कर रहा हूँ, पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ कि जो भी हमारी पूरी अर्थ है उसका एक एवरेज टेम्परेचर कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, आपने कभी महसूस किया होगा कि जब गर्मियां होती हैं, अच्छी खासी गर्मियां जब पड़ रही हैं, हैंडपंप या कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो वो हमें टच करने पे वो ठंडा प्रतीत होता है कि बहुत ठंडा पानी आ रहा है। वही पानी जब हम हैंडपंप से या कुएं से निकालते हैं सर्दियों में, तो हमें महसूस होता है कि ये पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म है बजाय गर्मियों के, वो हमें ठंडा के बजाय हमें गर्म प्रतीत हो रहा है। तो ये अंदर हो क्या रहा है, अंदर ये क्रिया कर कौन रहा है, कोई बैठा तो है नहीं कि सर्दियों में आपके लिए नीचे बैठ के कोई भगवान है, वो नीचे आपको बर्फ आइस क्यूब बना रहे हैं। जैसे आप पानी निकाल रहे हैं उसमें आइस क्यूब मिला देते हैं, ठंडा पानी मेरा बेटा ठंडा पानी पिएगा, ठीक है ना। या फिर गर्मियों में सर्दियों में वो लेके एक हीटर लेके बैठा हुआ है और हीटर जला जला के ठंड गर्म पानी करके दे रहा है, ऐसा तो है नहीं है, ऐसा तो मुमकिन भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि वरना भेदभाव हो जाए कि हम भगवान को मानने वाले तो हम हैं, फॉरेन में तो भगवान को मानते नहीं है, उनके तो अलग से फादर हैं, तो इसका मतलब है कि उनके लिए तो वो काम ना करे, ठंडा पानी ना दे उनको, गर्म पानी ना दे, तो उनकी दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। हमारे भगवान, फिर हम जैसे कि लोगों की आजकल धारणा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बन रखा है कि सबके अपने भगवान है और वो भगवान से उनके लिए काम कर रहा है, सबके लिए काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह की जो अवधारणा बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि सारा खेल अर्थ के टेम्परेचर का है। अर्थ का टेम्परेचर कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, औसत तापमान की बात कर रहे हैं। 17 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या काम करते हैं, आप पानी निकालते हो, अब गर्मियां हैं और हमारी जो बॉडी है गर्मी में माना 45 पे, 46 पे या 50 पे काम कर रही है, हमारी बॉडी तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी आदी हो रखी है। और जमीन से जो पानी बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर कितना, 17 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, जो भी आप मानना चाहो तो मान लीजिएगा। तो जब मैं उसको टच करूंगा तो टच करने पे मुझे कैसा महसूस होगा, ठंडा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर है 17 और मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 और एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो है माना 42, 43, 45, जो भी हो उतना है। इसका मतलब जब मैं उसको टच करूंगा तो वो मुझे कैसे महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। सर्दियों में बात कर लेते हैं कि माना सर्दियां हैं और सर्दियों में टेम्परेचर है माना 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त मैं हेडपंप से पानी को बाहर निकाल रहा हूँ, तो मैं जब उसको टच करूंगा तो मेरी बॉडी किसके अकॉर्डिंग आधी हो रखी है, 5 डिग्री सेल्सियस महसूस कर रही है। और पानी का टेम्परेचर जो मुझ बाहर निकला है, हेडपंप से बाहर निकला है, उसको मैं टच कर रहा हूँ, उसका टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये मुझको जो है ये मुझको कैसे महसूस होगा, मुझे थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, थोड़ी इसमें गर्मी महसूस होगी, मुझे गर्म महसूस होना स्टार्ट होगा। अब अगर हम बात ग्लोबल वार्मिंग की हो रही है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट रेस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए जो मोस्ट रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हैं वो हैं वाटर वेपर्स, जलवाष्प। एक्चुअल में क्या है कि जो जलवाष्प है वो रेस्पॉन्सिबल इसलिए है कि जब हमारे अर्थ से हीट ऊपर जा रही होती है, इसका उत्सर्जन हो रहा होता है हीट का, हर एक वस्तु में, हर एक ऑब्जेक्ट में गुण है कि वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक, एक निश्चित तापमान तक तो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद जो भी हीट उससे मिलेगी उसको वो वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है कि तो भाई अब नीचे ही जाओ। जैसे ऐसा होता है कि हम कहीं किसी के यहाँ पे खाना खाने गए हैं और हमको लोग खाना खिला रहे हैं,
लोग आ रहे हैं हमसे पूछेंगे भाई पूड़ी कितनी, रोटी है, सब्जी साहब, मिठाई वगैरह। आप जब तक आपको भूख है आप ले रहे हो उनसे, मांग रहे हो, खुद चला के बोल रहे हो कि अरे भाई रायता वाला इधर आओ, रायता देके जा। और जब आपका पेट भर चुका होता है फिर चाहे वो आपके पास खुद चल के आया हो, तो आप कहो कि नहीं भाई अब नहीं चाहिए, अब आप वापस ले जाओ। ऐसे ही अर्थ का काम क्या है कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक तो अर्थ जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। और जैसे ही एक सर्टेन टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद जो भी इसको हीट मिलेगी उसको वापस से वो रिफ्लेक्ट करती रहेगी। रिफ्लेक्शन के बाद हीट जो है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर ओजोन लेयर है वहां तक ये जाएगी। बट उससे पहले हमारे जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। ये क्या काम करते हैं कि ये जो हीट को जो ऊपर जा रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हीट को जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हीट जो है अब इस हीट को ऊपर तक नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये वाटर वेपर तो अंत बीच में ही कहीं पर है। तो अब वाटर वेपर जो होते हैं वो अपने साथ क्या लेके घूम रहे हैं, हीट को लेके। और ये वाटर वेपर वगैरह गैस के माध्यम से हमारे हमसे टकराते हैं और दूसरे जानवरों से टकराते हैं, पेड़ पौधों से टकराते हैं, तो बहुत हीट होती है। तो वो हीट हमें परेशान करती है क्योंकि हमारी हम ज़्यादा हीट को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारी एटमॉस्फेयर, हमारा जो रूम टेम्परेचर या जो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना गया है वो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है। तो 45, 46 और 50 तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए बहुत ही अनकंफर्ट महसूस होगा, बड़ी ही दिक्कत हमें वहाँ पे महसूस होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है, एलिमेंट है, वो है वाटर वेपर, जलवाष्प। आफ्टर जलवाष्प जो नंबर आता है वो आता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर नंबर आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। एंड देन आता है मेथेन। तो ये चार गैसेस के नाम आपको मेजोरिटी में याद रखने, प्रायोरिटी में याद रखने हैं। CO2 गैस से ज्यादा प्रायोरिटी आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए देनी होगी वाटर वेपर्स के लिए, जलवाष्प के लिए। तो जो जलवाष्प है, जो वाटर वेपर है, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन फैक्टर निकल के आया है, हमारे सामने आया है। उसके बाद CO2 का नंबर आता है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका यूज अब रेफ्रिजरेटर और AC में अब हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है, लगभग लगभग खत्म हो कर दिया है। और एक है मेथेन गैस, CH4। मेथेन जो गैस होती है वो CNG गैस का मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है। तो जब CNG गैस जलती है तो मेथेन वगैरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर आपको हमने यहाँ पे बताए हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को लेके हमने आपसे बात की है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, वैश्विक ताप के लिए। तो इसके लिए वाटर वेपर, जलवाष्प जिम्मेदार है, CO2 जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है और मेथेन जो है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें आपसे, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं आपसे, अगला पॉइंट है कि कुछ पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से हमारे इंसानों में कुछ डिजीज हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, दिक्कत हो रही है, डेथ रेट जो है वो बढ़ गई है ड्यू टू पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन का हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट है, कौन कौन से डिजीज होते हैं जो पॉल्यूशन की वजह से होती हैं, उनके बारे में फिर से हम यहाँ पे एक बार चर्चा करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो पॉल्यूशन, सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में जो बीमारियां हैं वो बताने से पहले अगर हम पॉल्यूशन की एक डेफिनेशन लेते हैं कि व्हाट इज पॉल्यूशन, की प्रदूषण क्या है। तो ये डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो पॉल्यूशन है क्या। तो देखो भाई, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, जो भी हमारी इकोलॉजी है, या जो भी हमारी अर्थ है, अर्थ के अगर आप कंपोनेंट्स को, अर्थ के अगर आप संरचना को ध्यान से देखोगे तो अर्थ के 71% पार्ट पर क्या है, पानी है। और 29% पे है अर्थ सरफेस है, जहाँ पहाड़ है, मिट्टी है, रेगिस्तान वगैरह है, घास के मैदान है, रेनी फॉरेस्ट है, ग्लेशियर वगैरह जो भी है वो इस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। चलो ग्लेशियर को हटा देते हैं, ग्लेशियर आपका ओशन के सेक्टर, पानी वाले एरिया में काउंट किया जाता है। तो जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जब हमारा नेचर का फॉर्मेशन हुआ, तो पहले तो ऐसा तो है ना कि पहले जीव बने हों, पहले जानवर बने हों, प्लांट्स बने हो या इंसान बने हो, ऐसा तो नहीं है। पहले यहाँ पे क्या बना, नेचर बना, पहले यहाँ पे इकोसिस्टम बना, पहले यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स बने, प्रोटीन बना, फैट बना, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अर्थ की संरचना हुई। मतलब ये सारे के सारे चीजें एक निश्चित मात्रा में बने थे, सबकी मात्रा कांस्टेंट थी और अपने अपनी जगह पे थी कि भाई ये यहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे बन गया, यहाँ पर इस जगह पे इतना है, इस जगह पे इतना है। सबको धीरे धीरे हमने बांट दिया था कि भाई इस तरह से हमने काम किया है। जब घर का बंटवारा होता है भाई,
तो जैसे माना कि घर में 4 भाई हैं, उनका हम बंटवारा कर रहे हैं, तो सबको बराबर-बराबर मात्रा में, कुछ किसी को कुछ ज़्यादा दे देते हैं, तो किसी को कुछ कम दे देते हैं। तो ऐसे करके सबको हम बराबर संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तो अलग-अलग अर्थ के एरिया में अलग-अलग चीज़ें एक निश्चित मात्रा में वहाँ पे बन गई थी और हमारा नेचर का या हमारी प्रकृति का निर्माण हो गया था। फिर धीरे-धीरे सेल्स का बनना स्टार्ट हुआ, कोशिकाएँ बनी, फिर पोरिफेरा, फिर सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केसमेंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोएंडोर्मिटा, डर्मिटा, कॉर्डेटा, मतलब धीरे-धीरे फिर एनिमल स्पीशीज़, फिर प्लांट स्पीशीज़ बनी थी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अलग-अलग टाइप की स्पीशीज़ का बनना स्टार्ट हो गया था, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। फिर इंसान आई एट लास्ट, सबसे अभी हम बात करें कि हमारे नेचर में सबसे लास्ट में की जो स्पीसी है वो मनुष्य है। इसके बाद कोई और नई स्पीसी हमने बनने ही नहीं दी, यूं लगा लो आप, ये कह सकते हो आप कि हमको लगा कि अब हमारे अलावा यहाँ पे कोई और नहीं रहना चाहेगा। और ये इंसान का जो दम है, घमंड है, ये इंसान की नष्ट होने का, इसके खत्म होने का कारण बनेगा। हमको लगता है कि ये अर्थ हमारी बपौती बन चुकी है कि ये हमारा ही है, हमारी वजह से अर्थ है, हमारी होने सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक छोटी-सी एक स्पेसी हैं, एक छोटी-सी प्रजाति हैं, इतना ही है। अब हमने क्या किया कि अब जैसे कि 4 भाइयों के अगर आप बराबर-बराबर प्रॉपर्टी बाँट देते हो, तो अगर उनमें से कोई कुछ ज़्यादा कम करे अगर करे तो दिक्कत आना स्टार्ट होगी। कोई छोटा भाई बोले कि अब मुझे कम मिला, बड़े भाई का हथियाना चाह रहा हो, ज़बरदस्ती हथियाना चाह रहा हो या चीज़ों को इधर-उधर कर रहा हो, खेत की बाउंड्री को बढ़ा के दूसरी बाउंड्री में लेके जाना चाहता है, अपना एरिया बढ़ाना चाह रहा है। तो इसके मतलब है कि सामने वाला भी आपका अपोज़ तो करेगा भई, वो तो खाली हुआ बैठा हुआ नहीं है। झगड़ा होगा, झगड़े में हो सकते हैं लोग, ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, मर जाएँ। ये तरह का पॉल्यूशन है। जैसे पानी में जब पानी का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो पानी में हर पदार्थ एक निश्चित मात्रा में बना होगा। ओशन का पानी हमारे लिए पीने लायक था ही नहीं कभी, क्योंकि हमारी बॉडी को जो पानी चाहिए वो तो कुएँ में है, अंडरग्राउंड वाटर में है, ठीक है ना? ओशन का पानी था नहीं। लेकिन हुआ ये कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो पानी पीने योग्य पानी था, ड्रिंकेबल जो वाटर था, उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स या एलिमेंट्स हमसे मिल गए, जिसकी वजह से पानी की जो कंपोजिशन थी, पानी की जो संरचना थी, पानी की जो मात्रा थी, उसमें आवश्यक जो पोषक तत्वों की मात्रा थी, वो कम ज़्यादा हो गई। आवश्यक तत्वों की मात्रा कम और जो नहीं होने चाहिए थे, वो हमसे ज़्यादा मिल गए। तो इसको हमने नाम दे दिया वाटर पॉल्यूशन, इसको हमने नाम दे दिया जल प्रदूषण। हवा में सभी गैसेस का निश्चित मात्रा में अनुपात था। नाइट्रोजन 78 है, तो ऑक्सीजन 21 है, आर्गन 0.7% है, CO2 0.03% है, अदर गैसेस भी हैं। वो अपने-अपने कांस्टेंट मात्रा में थी, बट हमने ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ऑटोमोबाइल्स की वजह से, या आप ये कह सकते हो कि फ्यूल ज़्यादा जल रहा है दुनिया में इस वजह से, या फिर इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन वर्ल्ड में बढ़ रहा है उसकी वजह से, या डेवलपमेंट के नाम पे जो ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह गिराई जा रही हैं, घर गिराए जा रहे हैं, उनसे जो धूल वगैरह निकल रही है, तो गैसेज़ का जो कंपोज़िशन था वो गड़बड़ गया है। अनावश्यक गैसों की मात्रा बढ़ गई है, जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ गई है, आवश्यक गैसों की मात्रा में लगातार कमी आती जा रही है। तो इस तरह से इसको हमने नाम दे दिया एयर पॉल्यूशन। मिट्टी के अंदर भी सबकी संरचना, सबकी एक मात्रा होती है, सभी न्यूट्रिएंट्स की, सभी पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा होती है, वो चेंज होता चला गया है। तो इसको हमने सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, इसको हमने नाम दे दिया है। नॉइस भी होता है, शोर भी होता है। तो अगर किसी भी मैटर की, किसी भी एलिमेंट की मात्रा में कमी या वृद्धि हो जाए, उनकी क्वांटिटी या तो बढ़ जाए, कम हो जाए, तो इसको हमने नाम दिया पॉल्यूशन। ठीक है ना? पानी के अंदर भी, मृदा के अंदर भी, इसके अलावा एयर के अंदर भी, हवा के अंदर भी, सबको हमने नाम दिया है पॉल्यूशन, नाम दे दिया है। इस पॉल्यूशन से कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल गए हैं, जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं थ्रू वाटर, थ्रू सॉइल, थ्रू फूड मटेरियल्स, थ्रू वाटर, मतलब बहुत अलग-अलग टाइप से, एयर के वजह से, मतलब अलग-अलग सोर्सेज के अलग-अलग मीडियम के थ्रू ये बॉडी में जा रहे हैं और हमें बीमार कर रहे हैं, हमें दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो इसमें कुछ डिजीज हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हम आपको वो एलिमेंट्स के नाम बता रहे हैं जिसकी वजह से हमारे दिक्कत होती है, बीमारी होती है। तो हम पॉल्यूटेंट डिजीज के बारे में बात करेंगे। ऐसी बीमारियां जो पॉल्यूशन से हमें फैल रही हैं। तो जैसे माना कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे क्लाइमेट में कैडमियम की मात्रा बढ़ गई है। कैडमियम
कैडमियम जब आप पढ़ोगे तो हम फिजिक्स में आपको ये बताते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि जो नाभिक विखंडन में क्या होता है कि जो हम उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए हम कुछ रॉड्स यूज करते हैं, कैडमियम की या बोरॉन की रॉड यूज करते हैं। और जब कैडमियम बोरॉन यूज होगा तो यूज होने के बाद जो कुछ बच जाता है, स्लज बच जाता है, अवशिष्ट बच जाते हैं, वो तो बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो वो मिट्टी में जाके घुलेंगे या फिर आप कुछ भी पानी में घुल जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे आसपास के एरिया में उनकी मात्रा कुछ ना कुछ परसेंटेज में मिल ही जाएगी। अब लाख कोशिश कीजिएगा, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से वो हमारे आस-पास के एरिया में आ ही जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है। और जब हम ये कहीं पानी में घुल जाए, मिट्टी में घुल जाए और हम उसे पानी को पिएँ, मिट्टी में जो अनाज पैदा हो रहे हैं, वो अनाज हम खा रहे हैं, तो उनके थ्रू कैडमियम अगर हमारी बॉडी में जाता है, तो कैडमियम की क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होने पर, इंक्रीज़ अगर ये हो जाता है, तो इनकी मात्रा इंक्रीज होती है तो इससे इटाई इटाई नामक एक डिजीज होती है। इटाई इटाई, इसमें जो ब्लड होता है उसमें भयंकर इन्फेक्शन फैलता है और इन्फेक्शन इस हद तक फैलता है कि इंसान की डेथ होती है, मौत होती है। एक तरह का रेडियो एक्टिविटी टाइप का एक गुण पैदा हो जाता है और इंसान जो है उसका जो ब्लड है उसमें कैंसर टाइप की या ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है और डेथ हो जाती है। इसमें फिर ऑर्गन्स भी जो है धीरे-धीरे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इंसान को लास्ट में बचाया नहीं जा पाएगा। इटाई इटाई, यहाँ पे जो इटाई वर्ड है ना, यहाँ पे इटाई वर्ड ये एक जापानी वर्ड है, जापानी। तो जापान में इटाई का मतलब होता है जैसे कि एक शब्द निकलते हैं ना, जैसे आपके पैर के नीचे कांटा आ जाए तो कांटा चुभती आ की आवाज निकलती आ, तो उस आ को जापानी में हम बोलते हैं इटाई। तो इटाई इटाई वहां से ये वर्ड लिया गया है। तो एक जापानी वर्ड है, जापान से लिया गया है, जापानी लैंग्वेज से लिया गया है इटाई। इटाई इटाई कैडमियम की वजह से ये डिजीज होती है। कैडमियम के बाद अगर बात करते हैं, दूसरा है मरकरी, पारा। पारा, पारा अगर बॉडी में जाता है तो पारे की मात्रा बढ़ने से मिनीमाटा एक डिजीज होती है। ये मिनीमाटा जो बीमारी है, इसमें जो मिनीमाटा शब्द है ये एक जापान में एक खाड़ी है, द वे ऑफ जापान, जापान की खाड़ी है और जापान की खाड़ी का नाम मिनीमाटा है। तो उस खाड़ी के आसपास जो भी पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, उनमें ये दिक्कत सबसे पहले पाएगी। पारे की मात्रा उस पानी में, उस एरिया में, खाने में पारा पता नहीं कहाँ से मिला होगा, तो एक साथ एक सीक्वेंस में लोग बीमार होना स्टार्ट हुए। और जब इसके ऊपर स्टडी की गई कि आखिरकार क्यों ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरह से कैसे ऑर्गन्स अचानक खराब हो गए, डैमेज हो गए और मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं। लीवर जो है वो एकदम सड़ गया है और किडनी एकदम सड़ गई है पारे की वजह से, कि आखिरकार ये जला कैसे, ऑर्गन जल कैसे रहे हैं अंदर से। तो पता चला कि भाई ये जो लोग खाना खा रहे हैं, ये जो लोग जो पानी पी रहे हैं, उस खाने में और पानी में मात्रा बढ़ चुकी है पारे की। तो मिनीमाटा फिर जापान में खड़ी है, वहां से ये नाम लिया गया है।
चलिए अगला देखते हैं। अगर पानी में मान लीजिएगा कि नाइट्रेट की मात्रा बढ़ गई है, NO3-1 जो होता है वो नाइट्रेट कहलाता है। पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए तो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से एक बीमारी होती है जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट प्रेग्नेंट लेडी में बहुत बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट डालता है नाइट्रेट। एक फीमेल है, प्रेग्नेंट है, और वो ऐसा पानी, ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान जानबूझ के गंदा पानी पिएगा, बट मान लीजिए कि अनजाने में वो ऐसा पानी पी रही हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है। अब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से क्या दिक्कत है कि देखो, जब हम सब पैदा होते हैं, मैं पैदा होता हूँ, आप पैदा होते हैं, हम कोई भी इंसान जब नया न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके हार्ट में, उसके हृदय में ऊपर की तरफ एक हल्का सा छिद्र होता है, हल्का सा मामूली सा छिद्र होता है, ठीक है। जो पैदा होने के बाद जब सेल फ्यूजन स्टार्ट होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो कुछ ही महीनों में ये छिद्र जो होता है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, ड्यू टू सेल फ्यूजन, कोशिका विभाजन से। ये जो छेद है, ये जो पोर है, यहाँ पे छिद्र है, ये धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ जाएगा, और हार्ट जो है हमारे 4 चैम्बर्स में बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई देगा। बट अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसकी माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा पानी का सेवन किया, ऐसा पानी, ड्रिंकिंग वाटर उनके पास ऐसा था जिसमें नाइट्रेट की मात्रा दिखती थी, तो उस बच्चे के अंदर हार्ट में सेल फ्यूजन नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट। और अगर सेल फ्यूजन अगर हार्ट में नहीं हो पा रहा तो छिद्र नहीं भरेगा, और जो छिद्र नहीं भरेगा तो देखो आपके हार्ट में या आपके हार्ट के राइट पार्ट में जाता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब है यहाँ पे कि ब्लड में किस गैस की क्वांटिटी बढ़ रखी है, CO2 की। क्लियर, इम्प्योर ब्लड गया है राइट में, और यहाँ से बाहर निकलेगा ये, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 गैस इसमें से बाहर निकलेगी, और ऑक्सीजन गैस इसमें कम्स आउट होगी, कम्स इन होगी, अंदर आएगी। और जब CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस अंदर आएगी, पंप हो गया ब्लड, प्योर हो चुका है। प्योर होने के बाद ये ब्लड वापस आपके हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आता है। लेकिन दिक्कत ये कि लेफ्ट पार्ट के और राइट पार्ट के जो आपके जो भाग हैं, इन दोनों के बीच में छिद्र तो खाली रह गया, और छिद्र खाली रह गया तो क्या दिक्कत है, अब राइट में आ रहा है इम्प्योर, लेफ्ट में आ रहा है प्योर, ये दोनों फिर यहाँ के मिल जाएंगे छिद्र के माध्यम से, दोनों की तरफ से ब्लड तो आएगा। और अगर इम्प्योर ब्लड में वापिस से प्योर ब्लड मिल गया तो इम्प्योर प्लस प्योर वापिस इम्प्योर हो गया, और आप देखोगे कि पूरे की पूरी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली, साइमल्टेनियसली, पूरे के पूरे आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा ब्लड बह रहा है जिस ब्लड में किसकी मात्रा है, CO2 गैस की मात्रा। इस वजह से हमारा ब्लड जो है वो धीरे धीरे ब्लू पड़ना स्टार्ट होता है, और बच्चे का जो बॉडी का कलर है वो नीला पड़ जाएगा, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का पूरा सिम्टम्स आपको बता रहा है। और इसमें जो हार्ट होता है उसमें छिद्र बढ़ता ही नहीं है, वो आपका छिद्र बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि नाइट्रेट की अधिकता होने से दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है। तो ये दिक्कत पैदा होती है, इसे हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ड्यू टू एक्सीड ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। पीने योग्य पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है वो हो जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, हाँ, आगे एक बात और कर लेते हैं कि अगर हमारे ही पानी में नाइट्रेट की बजाय फ्लोराइड की अधिकता हो जाए, ये चल रहा है, फ्लोराइड तो बहुत ज्यादा है, हड्डियां कमजोर कर रहा है, हड्डियों को गला रहा है फ्लोराइड, इसलिए हड्डियों में दर्द पेन वगैरह बना रहता है। तो जो फ्लोराइड है इसके अगर पानी में अधिकता हो जाए, यहाँ पे एक बात गौर रखने वाली बात ये भी है कि नाइट्रेट और फ्लोराइड ये दोनों पानी में होने जरूरी भी हैं। नाइट्रेट जहाँ पे 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 लीटर पानी में नाइट्रेट अधिक से अधिक 2 मिलीग्राम चलेगा, जबकि फ्लोराइड 1 लीटर पानी में अधिक से अधिक 5 मिलीग्राम चलेगा, और इतना होना ही चाहिए। बट दिक्कत इससे ज्यादा की है,
कमी की तो हम बात नहीं कर रहे, अधिकता की बात कर रहे हैं कि अगर माना नाइट्रेट 2 मिलीग्राम की बजाय 20 मिलीग्राम हो गया है, 10 हो गया है, 8 हो गया है, 12 हो गया है, तो दिक्कत है। फ्लोराइड भी 20 हो गया, 30, 35, 25, 18, 10 ऐसा हो गया है, तो भी दिक्कत है। तो फ्लोराइड की अधिकता होने से एक बीमारी होती है जिसका नाम है फ्लोरोसिस। और जो फ्लोरोसिस होता है, इसमें दांत जो होते हैं उनमें छिद्र हो जाते हैं, दांतों में छेद हो, दांत खोखले पड़ जाते हैं। दांतों का खोखला पड़ना कहलाता है डेंटल कैविटी, जिसे हम कहते हैं दंत क्षय। डेंटल कैविटी हो जाती है, दंत क्षय होता है। और दूसरा है कि इसमें जो दांत होते हैं, टीथ, दांत कैसे पड़ जाते हैं इसमें, येलो, पीले पड़ जाते हैं। तो दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों में छिद्र हो जाता है, हड्डियां वीक होना स्टार्ट होती हैं, ये इसके सिम्टम्स होते हैं फ्लोरोसिस के। तो फ्लोराइड की अधिकता होने से होने वाली बीमारी का नाम है फ्लोरोसिस। ये बीमारी, ये दिक्कत हो जाती है। एक है कि अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई, तो आर्सेनिक की मात्रा यदि बढ़ती है तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फुट सिंड्रोम, ब्लैक फुट सिंड्रोम होता है। आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फुट सिंड्रोम बीमारी हो जाती है। आर्सेनिक की अगर मात्रा बढ़ती है तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फुट सिंड्रोम जैसी दिक्कत, जैसी बीमारी हो जाती है। इसमें जो पैर है उनका तलवे से वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर अंगूठा वगैरह, फिर पैर का पूरा पूरा, तो पैर से ऊपर का भाग काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ब्लैक फुट सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं, ये ब्लैक फुट सिंड्रोम है। आर्सेनिक की अगर मात्रा बढ़ती है, आर्सेनिक के बाद अगर बात करते हैं आयरन की, लेकिन आयरन से पहले बात तो करते हैं कॉपर, तांबा। तांबा इंसानों के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तांबे के बर्तन में अगर सुबह उठ के पानी पिया जाए तो पेट एकदम साफ रहता है, लीवर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन पता चला कि दिन भर कॉपर के ही बर्तनों में खाना खाया जा रहा है, दिन भर 24 आवर्स 24x7 मतलब तांबा ही बर्तन यूज किया जा रहा है, हर चीज में तांबा यूज हो रहा है। तो अति सर्वत्र बढ़ जाते वाली बात हो जाएगी फिर यहाँ पे। तो तांबे की अगर मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो तांबा बढ़ेगा तो ब्लड में जाके आपका जो लीवर है उसको डैमेज कर देगा। लीवर उल्टा, जो लीवर के लिए हेल्दी है वो वापस से लीवर पे, क्योंकि चलो हेल्दी तो है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो 70% पानी मेंटेन होना जरूरी है। बट पता चला कि 70% से ज्यादा पानी बढ़ गया है, 80% पानी है बॉडी में, 89% पानी हो चुका है, 90% पानी हो गया, इसका मतलब बाकी और चीजें तो खत्म हो गई हैं बॉडी में। ये भी तो उल्टा होना हो जाएगा ना। तो जो चीज जिसके लिए अच्छी होती है अगर उनकी मात्रा बढ़ जाए ना, वो उल्टा हो जाएगा उसका। तो इसलिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में ही यूज की जानी चाहिए, थोड़ी कमी भी और थोड़ी ज्यादा भी। लेकिन ज्यादा कमी है, ज्यादा अधिकता है तो फिर दिक्कत देती है। कॉपर की मात्रा बढ़ती है ही तो लीवर डैमेज हो जाएगा,
और कॉपर की वजह से अगर लीवर डैमेज है तो इसे हम विल्सन डिजीज कहते हैं। लीवर फेल होना, लीवर का खत्म हो जाना, बाइल जूस का बनना बंद हो जाना, गॉल ब्लैडर का खत्म हो जाना, सब कॉपर की वजह से होता है, विल्सन डिजीज कहलाती है। लीवर अपना काम करना ही बंद करती है। ठीक है, एक और एलिमेंट है बहुत ही भयंकर तगड़ा है, लेड, शीशा। किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो शीशे को पीस के पानी मिला के पिला दो, दुश्मनी का ही अंत हो जाएगा वहां पे। क्योंकि और अगर शीशा बॉडी में चला गया तो बाहर ही अपनी मर्जी से आएगा, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो शीशा है, लेड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो चाहे आप सोनोग्राफी करवा लीजिएगा, एक्सरे करवा लीजिएगा, कोई और थेरेपी यूज करवा लीजिएगा, बट शीशे का पता ही नहीं चलेगा शीशा है कहाँ। तो ये अपनी मर्जी से बाहर निकलेगा, पता नहीं किस बॉडी के पार्ट से बाहर निकले, और ऑर्गन्स को हो सकता है छलनी कर दे, काट 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 डालेगा, खत्म कर देगा ये। इसलिए शीशा हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत भयंकर है हमारे लिए शीशा। ठीक है, तो जो शीशा है, जो लेड है, अगर लेड की मात्रा अगर बढ़ती है, पहली बात तो यह कि लेड जो होता है, शीशा जो होता है, उसको हमने नाम दिया है अर्बन पॉल्यूटेंट, शहरी प्रदूषक। कुछ सालों पहले मैगी को बैन भी किया गया था, और मैगी को बैन करने का जो मेन रीजन बताया गया है मैगी को बैन करने का, वो लेड ही बताया गया था कि उसमें शीशे की मात्रा बढ़ा दी गई थी, बॉडी में लेड जा रहा था, लोग मतलब दिक्कत आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ऐसे बहुत से केसेस आए थे बच्चों के जिनकी बॉडी में लेड की मात्रा थी। तो उनसे जब पूछा गया उनके पेरेंट्स से, भाई क्या है, क्या ज्यादा खा रहा है बच्चा आजकल, तो कई केसेस में मैगी एक कॉमन फैक्टर बन रही थी। तो जब मैगी के सैंपल लिए गए बाद में, तो पता चला कि इसमें तो लेड की मात्रा बढ़ रही है, इसमें तो पी भी ज्यादा है, तो उसको बैन किया गया था। फिर बाद में उसके जो भी, अब पता नहीं कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार है, सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि किन स्टैंडर्ड से मैगी को वापस से मार्केट में लाया गया है। लेड ज्यादा है कम है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कोई इंक्रीमेंट है नहीं, उसके ऊपर लिखा होता है तो वो हम पढ़ लेते हैं कि भाई इतना इतना पदार्थ है। अब वो पहले भी इतना लिखा करते थे, आज भी इतना लिखा करते हैं कि ये मात्रा में इतनी परसेंट मिलाया गया है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो ऊपर वाले जानते हैं। ठीक है, इसमें तो हम क्या करें, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि अगर लेड है, मैगी के अलावा इसको अर्बन पॉल्यूटेंट इसलिए कहा गया है कि जो पेट्रोल होता है उसकी जो इग्निशन कैपेसिटी होती है, कि उसकी माइलेज को बढ़ाने के लिए, किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए लेड मिला दिया जाता है। एक्चुअली क्या है कि पेट्रोल या डीजल के अंदर कार्बन ही है, कार्बन जलेगा तो हीट जनरेट होगी, और हीट से एनर्जी मिलेगी, इंजन काम करेगा। नंबर ऑफ कार्बन अगर जल्दी जल गए तो पेट्रोल जल्दी खत्म हो गया, डीजल जल्दी जल गया तो डीजल जल्दी मतलब कार्बन जल्दी खत्म हो गया तो डीजल जल्दी खत्म हो गया है। तो क्या किया जाए कि कार्बन थोड़ा सा लेट जले, जल्दी ना जले, तो इस कार्बन में क्या करते हैं कि जो पेट्रोलियम कंपनीज है, आप चलो BS6 आ गया, स्टैंडर्ड आ चुका है, BS6 चल रहा है, उस वजह से लेड वगैरह अब हमने उसमें खत्म कर दिया है। तो एक पदार्थ मिलाया करते थे हम, जिसका नाम था TEL, टेल, टेट्रा इथाइल लेड। और जो टेट्रा इथाइल लेड होता है वो पेट्रोल के अंदर मौजूद कार्बन को ज्यादा जल्दी जलने से बचाता था। तो लेड तो हमने मिला दिया, लेकिन जब धुआं बाहर निकल रहा है, धुएं के साथ तो लेड भी बाहर निकलेगा भाई, और लेड बाहर निकलेगा तो वो तो हमारे एनवायरमेंट में फैलेगा, और एनवायरमेंट में फैलेगा तो हम तो सांस ले रहे हैं उसमें, तो सांस के जरिए लेड अंदर जा रहा है और वो हमारे खून में जाके घुल रहा है, और हम बीमार हो रहे हैं, हम दिक्कत आ रही है। इसका सडन इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इसका एक दिन कन्फर्म है कि एक इफेक्ट तो इसका एक दिन पड़ेगा पक्का। तो शहरों में क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफी यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम हमने अर्बन पॉल्यूटेंट, शहरी प्रदूषक, इसको हमने नाम दे दिया। तो BS6 के बाद हमने इसका यूज करना बंद कर दिया है, टेट्रा इथाइल लेड का यूज करना हमने बंद कर दिया है। अर्बन पॉल्यूटेंट कहलाता है शीशा, जो है वो अर्बन पॉल्यूटेंट कहलाता है। और शीशे की अगर मात्रा बढ़ती है तो शीशे की मात्रा बढ़ने से बीमारी होती है प्लम्ब्रिज्म, प्लम्ब्रिज्म, ये दिक्कत होना स्टार्ट होती है। और जो प्लम्ब्रिज्म होता है, इसमें हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और बॉडी काम करना बंद कर सकती है। बॉडी काम करना बंद करेगी मतलब कि पैरालिसिस, लकवा हो जाता है। तो लकवा का एक रीजन लेड भी है, शीशा भी है, शीशे की वजह से भी लकवा लोगों के
हो जाता है। शीशा अगर पीस के मिला के किसी को पिला दिया जाए तो उसकी डेथ, पैरालाइसिस तो छुड़ेगा, भवसागर से तर जाएगा वो। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। ठीक है, तो शीशे की मात्रा की बात आपसे हमने बात की है। ये तो हमने आपको पढ़ाई दिया था कि अगर आयरन है, लोहा है, आयरन की अगर अधिकता हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई तो इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है साइटोसिस। और अगर आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इससे हो जाता है एनीमिया। इसके अलावा एक बात करते हैं कि जो लोग मूर्ति बनाते हैं मार्बल की या पत्थर की, जब वो मूर्ति बनाते हैं तो मशीन से मूर्ति को तराशते हैं, उसको वो काटते हैं शेप देने के लिए, तो उसमें से उस वक्त बहुत धूल बाहर निकल रही होती है। और कोई मूर्तिकार है जो बिना मुंह को ढके हुए, बिना नाक बंद किए वो बैठा हुआ है और वो पत्थर घिस रहा है, या आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं उनके बॉडी में उसके कण आ रहे हैं, धूल के कण आ रहे हैं, पत्थर के कण अंदर आ रहे हैं, सिलिकॉन के कण कहते हैं इनको हम, ये अगर बाहर आ रहे हैं और रेस्पिरेशन के थ्रू ये मूर्तिकार के या आसपास का जो पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन जो है, जो मैनकाइंड वहाँ पे रहते हैं, उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू ये अंदर जाएगा सिलिकॉन, और सिलिकॉन अंदर जाएगा तो इससे डिजीज होती है सिलिकोसिस। लंग्स खत्म हो जाएंगे इंसान के, दमा से भी बड़ी दिक्कत है, लंग्स खत्म ही हो जाए ना है, लंग्स में अब रेत रेत भर जानी है, पत्थर के कण बढ़ जाने, फेफड़े डैमेज खत्म, ये दिक्कत हो जाएगी सिलिकॉन की मात्रा बढ़ने से। तो सिलिकॉन की मात्रा बढ़ने से होने वाली बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। सिलिकॉन की मात्रा बढ़ने से जो बीमारी होती है उसका नाम है सिलिकोसिस। एक होता है कि जो कोयले की खान में काम करते हैं, जिनके बॉडी में कोल पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, कोयले के कण अंदर जाते हैं, तो अगर कोयले के कण अंदर चले जाएं, जो माइंस में काम करते हैं, जो खान में काम करते हैं लोग, कोयले वगैरह के लिए काम कर रहे होते हैं, और तो कोयले के जो कण हैं वो उनके बॉडी में अंदर जा सकते हैं। कोयले के कण अगर अंदर जा रहे हैं तो कोयले की मात्रा उनकी बॉडी में जाके जम जाएगी, लंग्स, तो लंग्स काले पड़ जाएंगे, टार जम जाएगा, वही जो स्मोकिंग करने से होता है वही सेम दिक्कत है, इससे हो जाएगा ब्लैक लंग्स डिजीज, ब्लैक लंग्स डिजीज हो जाती है। कोयले के कणों की, अगर कोयले के कण बढ़ जाते हैं तो कोयले के कण बढ़ने से ब्लैक लंग्स डिजीज हो जाती है, फेफड़े जो है वो काले पड़ जाते हैं, ब्लैक लंग्स डिजीज हो जाती है। कोल पार्टिकल्स के अलावा अगर बात करते हैं कि जो लोग खेतों में काम करते हैं, तो जब हम फसल काट कर उसमें से हम अनाज बाहर निकाल रहे होते हैं, तो जब थ्रेशर आता है तो उसमें जब हम अपनी फसल को डालते हैं, अंदर कटी हुई फसल को डालते हैं, तो जो दाना है गेहूं का, बाजरे का या सरसों जो भी है आपके पास, वो तो नीचे की तरफ बनना स्टार्ट होते हैं, धूल काफी दूर दूर तक जाती है, और हम कहते हैं ग्रेन डस्ट पार्टिकल, अन्न के धूल कण। और जब अन्न के धूल कण जब निकलते हैं तो इस एरिया में जो लोग रहते हैं, तो कई लोग, हमको पता नहीं, हमको लगता है कि नॉर्मली बेवजह कोई खांसी वगैरह उठ रही होगी, बट एक्चुअल में उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, और इसको हमने नाम दिया है फार्मर लंग्स डिजीज, फार्मर लंग्स डिजीज, ये हमने इसको नाम दिया है। तो जो फार्मर लंग्स डिजीज होती हैं इन हम कहते हैं कृषक फुफ्फुस रोग, कृषक फुफ्फुस रोग कहते हैं। तो ये कुछ पॉल्यूटेंट डिजीज के बारे में हमने यहाँ आपको रूबरू करवाया है कि पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे पॉल्यूशन फैलता है, वो सब आपको हमने यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो ये कुछ चीजें आपको हमने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, यहाँ अगर एक बात और करेंगे आपसे, पिरामिड्स को लेके बात करेंगे। पिरामिड बनते हैं, पिरामिड का सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन बनता है। कितने टाइप के पिरामिड बना सकते हैं, कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होगा, कौन सा स्ट्रेट होगा, सीधा कौन सा होगा, उल्टा कौन सा होगा, किस किस तरह के पिरामिड होते हैं, पिरामिड्स में किन किन को इंक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड किसको रखा गया है, तो ये पिरामिड्स में से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो पिरामिड है उसकी थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन थे, पिरामिड का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो जो पिरामिड्स होते हैं
पिरामिड की थ्योरी जो दी गई थी, स्तूप कहते हैं हिंदी में, पिरामिड्स को हिंदी में स्तूप कह सकते हो आप। तो जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड का थ्योरी, पिरामिड का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था सी एल्टन। इसका जो पूरा नाम है वो है चार्ल्स एल्टन। पिरामिड का सिद्धांत दिया था इन भाई साहब ने। पिरामिड के बारे में बात आया था कि पिरामिड क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्यों बनाते हैं, इसमें क्या क्या शामिल किए गए हैं। तो जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पिरामिड्स में चाहे पिरामिड उल्टे बने या पिरामिड हमारे सीधे बने, डजंट मैटर, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके जो आधार होंगे, इनका जो बेस होगा, बेस पे हमेशा आएंगे प्रोड्यूसर। और जो टॉप होगा, शीर्ष इनके होते हैं, शीर्ष पे आएंगे ओमनिवोरस, सर्वाहारी। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सर्वाहारी या ओमनिवोरस कम है और प्रोड्यूसर ज्यादा है तो पिरामिड बन जाएगा स्ट्रेट, सीधा बन जाएगा। और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो प्रोड्यूसर हैं वो कम है और ओमनिवोरस ज्यादा है तो पिरामिड बनेगा उल्टा। तो किस किस बिहाफ पर उल्टे या किस बिहाफ पे सीधे बनते हैं वो भी हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो पिरामिड जो है, पिरामिड के आधार पे चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, आधार पे, बेस पे हमेशा कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, लाइक प्लांट्स होंगे। और जिनका टॉप होगा, शीर्ष जो इनका होता है, टॉप वाले हिस्से पे, ऊपर वाले भाग पे, उसमें मौजूद होते हैं ओमनिवोरस, सर्वाहारी होते हैं। एक तो ये यहाँ पे आपको हमने बात बताई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स में हमने डीकंपोजर्स को एक्सक्लूड किया है। अब घटकों को शामिल ही नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से फूड चेन का कौन सा पार्ट ऐसा है, कौन सा ऐसा ट्रॉफिक लेवल है, कौन सी ऐसी स्पीसी है जिसको हमने पिरामिड्स में इंक्लूड नहीं किया है। तो इसका अगर आप आंसर देना है, इसका जवाब देना है, तो इसका आंसर बनता है हमारा वो है डीकंपोजर्स। इनको एक्सक्लूड किया गया है, इनको जगह ही नहीं दी गई है, इनको हमने बाहर ही रखा है कि भाई आप तो बाहर रहिएगा, आपकी यहाँ पे हमारी इसका ज्यादा खास जरूरत आपकी है नहीं है, एक्सक्लूड किया गया है। तो पिरामिड की सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स एल्टन। पिरामिड्स का जो बेस होता है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो टॉप होता है, शीर्ष होता है, उस पे जो पीक होता है उस पे ओमनिवोरस होते हैं। और डीकंपोजर्स को एक्सक्लूड किया गया, इनको शामिल नहीं किया गया है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ से आपसे डिस्कस की हैं। पिरामिड्स कितने टाइप के होते हैं, किस किस का बना सकते हो, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास का समापन हम इन्हीं के साथ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।